रविकांत सर हमारे साथ आ गए हैं। सर बहुत स्वागत है। बहुत सर जो बात हो रही है मध्य प्रदेश और राजस्थान को लेकर के, जो राहुल गांधी का आत्मविश्वास देखा गया, जिस तरीके से उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए आत्मविश्वास दिखाया, चाहे वो सीटों के ऐलान को लेकर के हो या मुख्यमंत्री के सवाल पर। दूसरी तरफ जो दिखाई दे रहा है राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच का विवाद, जो कांग्रेस के लिए मुसीबत माना जा रहा था, वो फिलहाल हल होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो आत्मविश्वास है सर, उस आत्मविश्वास पर आप कितना विश्वास रख रहे हैं, किस तरीके से आप उसको देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से अगर हम लोग देखें तो राहुल के भीतर भी वो आत्मविश्वास आया है और कर्नाटक के चुनाव में जीत ने उनके आत्मविश्वास को दोगुना कर दिया है। और इसके पीछे के अपने कारण भी हैं। राहुल गांधी की छवि को जो करोड़ों रुपए लगा करके बदनाम किया गया था, उस छवि को उन्होंने वापस पाया है अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में जिन सवालों को राहुल गांधी ने उठाया था, आप अगर गौर करेंगे कि उन 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा में, जिसमें 5 महीने राहुल गांधी ने लगाए, अपने तमाम सभाओं में, जहां बीच बीच में जो सभाएं हो रही थी, राहुल गांधी एक तो सांप्रदायिकता के खिलाफ बहुत मुखर होकर के बोल रहे थे, संघ और सावरकर के खिलाफ मुखर होकर के बोल रहे थे, तो दूसरी तरफ वो आदिवासियों, दलितों, ओबीसी के मुद्दों पर, और उसमें अगर हम एक और बात जोड़ लें तो महिलाओं के मुद्दे पर बहुत स्पष्ट तौर पर एजेंडा सेट करते हुए दिखाई पड़े। और यही कारण है कि एक ऐसा नैरेटिव इस देश में बना, जिसे स्टालिन के शब्दों में कहूं तो हिंदुत्व के सामने या सनातन के सामने सीधे सामाजिक न्याय का एक नैरेटिव विपक्ष के जरिए गढ़ा जा चुका है, और उसमें अग्रणी भूमिका राहुल गांधी अदा कर रहे हैं। इधर आप देखिएगा कि ओबीसी के लीडर्स, खास करके जो सामाजिक न्याय के राजनीति करने वाले माने जाते थे, उससे बेहतर एजेंडे के साथ राहुल गांधी सामाजिक न्याय की राजनीति के एक नए आइकॉन के रूप में उभरे हैं। जहां कर्नाटक में 15 सीटें आदिवासियों की थी, बीजेपी का वहां सुपड़ा साफ हो गया, 15 में से 14 कांग्रेस पार्टी के झोली में गई। इसके अलावा दलितों की जो सीटें आरक्षित थी, उसमें 70% सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। खड़गे साहब उसी कर्नाटक से आते हैं, दलित समुदाय से आते हैं, और ये जो दलित समुदाय जो आज पूरे देश में अगर देखा जाए तो करीब 17.6% है। और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में, जहां हम लोग चुनाव की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ने आदिवासियों को लेकर के बहुत स्पष्ट बात कही थी। आरएसएस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा था कि ये लोग आदिवासियों को वनवासी कहते हैं, और वनवासी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उनको जंगली समझते हैं और वो चाहते हैं कि इनकी विकास में कोई भागीदारी ना हो, जबकि इस देश के आदिवासी इस देश के मूल निवासी हैं और इस देश की सभ्यता के आदि निर्माता हैं। ये बात राहुल गांधी कह रहे थे, और इसके जरिए राहुल गांधी ने जो आदिवासियों के बीच में लोकप्रियता हासिल की, उसकी काट भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकी है। हालांकि उन्होंने जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चुना था और उसके बाद 1 लाख आदिवासी बहुल गांवों में ये जश्न मनाया था, ये संदेश दिया था कि हमने पहली बार देश में आदिवासी राष्ट्रपति बनाया है। लेकिन उसी आदिवासी राष्ट्रपति के साथ जो हो रहा है, पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल ने आरोप लगाया था कि उनके विजिटर सूची भी पीएमओ से बनकर के आती है। अगर ये आरोप गलत है तो न तो पीएमओ ने इस बात का खंडन किया और न ही राष्ट्रपति भवन ने इस बात का खंडन किया। उससे ज्यादा तो एक्सपोज भारतीय जनता पार्टी तब हुई जब 28 मई को नए पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया और उसमें सर्वे सर्वा धर्माधिकारी के रूप में नरेंद्र मोदी दिखाई पड़े, जबकि पार्लियामेंट का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा वो होता है, लेकिन न तो राष्ट्रपति को बुलाया गया न उपराष्ट्रपति को बुलाया गया। तो आप उसको राष्ट्रपति बनाते हैं ये कहते हुए कि साहब हमने सम्मान किया है, लेकिन उद्घाटन में नहीं बुलाते हैं। इसी को लेकर के विपक्ष के करीब 20-21 दलों ने कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में इसे आदिवासी और महिला के सम्मान से जोड़ करके एक बड़ा मुद्दा बनाया और उन्होंने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया। इसके बाद मुझे लगता है कि राहुल गांधी
और कांग्रेस पार्टी ने और तमाम विपक्षी दलों ने इस बात का सीधा मैसेज दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और खास करके नरेंद्र मोदी आदिवासी, दलित और पिछड़ा विरोधी हैं। अल्पसंख्यकों के लिए तो खास तो सीधे तौर पर वहां बोला ही जाता है। तो नए सामाजिक न्याय की राजनीति के आइकॉन के रूप में राहुल गांधी दिखाई पड़ रहे हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि उनके भीतर वो आत्मविश्वास आया है। श्रीकांत सर, जो बात हम लोग अभी कर रहे थे राहुल गांधी के विश्वास को लेकर, जिसमें आप कुछ चीजें और एड ऑन करने जा रहे थे 150 वाले घोषणा पर, तो पहले तो हम आप जो बात कहने जा रहे थे उस बात को पूरी कर लें आप, फिर उसके बाद आगे उसको बढ़ाया जाएगा। देखिए, राहुल गांधी ने जो दावा किया है कि हम मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतेंगे, आमतौर पर राहुल गांधी इस तरह का दावा पहले कभी नहीं करते थे। मुझे लगता है कि राहुल गांधी उन नेताओं में नहीं है जो केवल एक चुनावी एजेंडे के तहत वो दावा करते हो, और इसीलिए अगर राहुल गांधी आज ये दावा कर रहे हैं तो उस पर लोगों ने विचार किया है कि वजह क्या है कि राहुल गांधी इतना पुख्ता तौर पर ये दावा कर रहे हैं। अगर आप सामाजिक समीकरणों को देखें, और उत्तर भारत में हम लोग हैं, तो ऑब्वियस है कि जाति के आधार पर ही पूरी राजनीति होती। जो आदिवासियों की बात मैं कर रहा था, मध्य प्रदेश में 21% आबादी आदिवासियों की है और वहाँ तकरीबन 36 या 37 सीटें आदिवासियों के लिए सुरक्षित हैं, दलितों से ज्यादा सुरक्षित है। संभवतः 21 सीटें दलितों के लिए आरक्षित है और ये माना जाता है कि जो आरक्षित सीटों पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है वही सत्ता में पहुंचता है। कुल मिलाकर के 82 सीटें आरक्षित हैं मध्य प्रदेश में। अगर आप 2018 के पहले के इलेक्शन देखें 3, तो भारतीय जनता पार्टी 60 से अधिक सीटों पर जीत हासिल करती रही है, लेकिन 2018 में वो 40 सीटों के आसपास सिमट करके रह गई थी और उसमें हम लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को 114 सीटें मिली थी और बीजेपी 109 सीटों पर आ गई थी। लेकिन अभी जो स्थितियां हैं उसमें दलित, खास करके मल्लिकार्जुन खड़गे के वजह से भी और राहुल गांधी की जो लोकप्रियता दलितों के बीच में बढ़ी है उसके कारण भी, और एक तीसरा और एंगल है 2 अप्रैल 2018 का, अगर आपको आंदोलन याद हो, जो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को डाइल्यूट के विरोध में हुआ था और उसमें जो चंबल संभाग है मध्य प्रदेश का, वहीं पे सबसे ज्यादा दलित नौजवानों की हत्या हुई थी। पीठ पर गोलियां उनके मारी गई थी और दलितों ने वहां पलटवार किया था और उसके एवज में जो शिवराज सिंह की सरकार है उसने दलितों पर बहुत सारी FIR दर्ज कराई थी। पिछले इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था कि जो FIR दर्ज हुई हैं हम वापस लेंगे, और इसकी वजह से दलितों में उनको ज्यादा वोट मिला था और ज्यादा सीटें उनको प्राप्त हुई थी। अब तो स्थितियां और भी ज्यादा भयावह हैं, क्योंकि हिंदुत्व का जिस तरह से अटैक बढ़ा है मध्य प्रदेश में, उससे दलित फिर से कांग्रेस की तरफ, क्योंकि वो उसका पुराना वोटर है, उस तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। तो तीसरा जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण है वो है वहां का ओबीसी वोटर। ओबीसी वोटर को अगर आप देखेंगे तो पिछले 4 इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने 3 जो मुख्यमंत्री दिए हैं वो तीनों ओबीसी के हैं। उमा भारती 2003 में 173 सीटों पर जीत उन्होंने दर्ज की थी, उनके नेतृत्व में वो चुनाव लड़ा गया था। फिर बाबूलाल गौर मुख्यमंत्री हुए और उसके बाद शिवराज चौहान मुख्यमंत्री हुए। तीनों ओबीसी समाज से आते हैं और इस वजह से वहां तकरीबन आधी आबादी जो ओबीसी की है वो भाजपा के साथ जुड़ी हुई है। अब आधी हो सकता है कि आंकड़े में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन ये आबादी ओबीसी, जो ओबीसी आबादी है वो बीजेपी के साथ ही इंटैक्ट मानी जाती थी। लेकिन पिछले दिनों अगर आप देखेंगे तो इतने सामाजिक संगठन ओबीसी के खड़े हुए मध्य प्रदेश में जो सीधे भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। एक और नाम उभर करके आया था, कोई लोधी थे जो भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किए गए थे और उसके 6 महीने के बाद ही जेपी नड्डा की मौजूदगी में उनको वापस लिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि लोधी समाज हो, चाहे वहां कुर्मी हो, यादव हो, पवार हो, ये मजबूत जातियां हैं वहां की ओबीसी की। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अगर ओबीसी बीजेपी से निकलता है तो उसके लिए बहुत मुश्किलें होंगी, क्योंकि जो सवर्ण आबादी है वो बमुश्किल 12 से 14% है और जो कोर वोटर है बीजेपी का
तो अगर ओबीसी निकलता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें होंगी, और इसीलिए वो फिर से कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ओबीसी उसके साथ जुड़ा रहे। लेकिन राहुल गांधी ने जाति जनगणना की बात की मध्य प्रदेश में, जब वो भारत जोड़ो यात्रा में थे। रायपुर अधिवेशन में सामाजिक न्याय के और तमाम बिंदुओं पर कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल अपना खुला एजेंडा तय कर दिया है कि जुडिशरी से लेकर के वो निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण का प्रावधान करेंगे, और साथ ही साथ जो 50% की सीमा है उसको भी तोड़ने की वो बात कर रहे हैं, और आदिवासियों और दलितों की जो बढ़ी हुई जनसंख्या है उसके अनुसार वो आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। तो जो सोशल जस्टिस का एजेंडा है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का, उसने भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद मुश्किलें पैदा कर दी हैं और कांग्रेस के लिए एक बड़ा अवसर बना दिया है। और इसीलिए राहुल गांधी का जो दावा है, वहां 7-8% अल्पसंख्यक मतदाता भी है, तो वो ऑब्वियस है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी का ये जो दावा है 150 सीटों का, ये दावा कहीं से भी निराधार नहीं है। हो सकता है कि इसमें से 10 सीटों का अंतर हो जाए या 10 सीटें नीचे आ जाए, लेकिन 140 के आसपास मुझे कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में आज की हालात में वहां पर जीतते हुए दिखाई पड़ती है। क्योंकि ओबीसी की अगर आप सीटें देखेंगे, 13 जिलों की, जो बुंदेलखंड वहां का है, बिंद इलाका है और चंबल संभाग है, 61 सीटों पर ओबीसी जीत हार तय करता है। उसमें से अभी जो सीटें हैं वो ज्यादातर बीजेपी के पास है, 40 सीटें करीब बीजेपी के पास हैं। लेकिन इस बार ये संभावना नगण्य है उनकी, और अगर ये ओबीसी निकलता है बीजेपी से तो फिर 150 का आंकड़ा बहुत ज्यादा नहीं है। और इसलिए ज्यादा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने तो 2003 में 173 सीटें जीती थी। अगर बहुत अच्छा, खास करके सांगठनिक रूप से कांग्रेस पार्टी ने अगर अच्छा किया, और एक कमजोरी बीजेपी की दूसरी भी है कि वो वहां पर बहुत ज्यादा विभाजित है, जैसे कर्नाटक में विभाजित थी। एक पत्रकार ने कहा कि वहां पर बीजेपी 3 गुटों में बटी हुई है, एक तरफ स्वराज है, दूसरी तरफ महाराज है और तीसरी तरफ नाराज खेमा है। तो 3 खेमे बीजेपी के हैं वहां पे, और वो बीजेपी को निश्चित रूप से डेंट पहुंचाएंगे। और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में जो कांग्रेस एकजुटता दिखा रही है, और वो एकजुटता भले ही मनमुटाव के बावजूद राजस्थान में भी दिख रही है, ये एकजुटता मध्य प्रदेश में 150 का आंकड़ा छू ही नहीं सकती है। अगर बहुत बेहतर कर गई कांग्रेस तो इसके ऊपर भी जा सकती है, और इस पर भी हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सर, कई बार ऐसा देखा गया है कि जब सत्ताधारी दल के नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चे खोलते हैं तो उसका सीधा लाभ सत्ता वाली पार्टी को होता है। इसके कई उदाहरण पहले भी देखे जा चुके हैं, ये कोई पहला उदाहरण नहीं है जब सचिन पायलट वहां पर मुखर हुए हैं। तो ऐसे में अब जो चुनाव होना है, 4 महीने चुनाव रह गया है, तो क्या जो सचिन पायलट का विरोध है वो कांग्रेस के फेवर में भी जा सकता है, जैसा कि पहले भी कुछ उदाहरण देखे गए हैं? और दूसरा ये कि सचिन पायलट, चूंकि अब कांग्रेस और अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक हो चुके हैं, तो ये जो 2 इम्पैक्ट अब काम करते हुए देखे जा सकते हैं क्या उसमें? नहीं, जो आप बात कह रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है, और इसका मैं उदाहरण भी दे सकता हूँ। हमारे साथ सिंह साहब हैं, वो बेहतर रोशनी उस पर डाल सकते हैं। 2000 इसके पहले का उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव था 2022 का, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बेहद नाराज था किसान आंदोलन के चलते। लेकिन वहां पर अमित शाह को लेकर के वो नाराजगी नहीं थी, क्योंकि जो राज्यपाल महोदय हैं उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने अमित शाह जी से बात की, और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का तो दिमाग ठीक नहीं है, उनसे आप बात करते रहिए। ये जो बयान था, जिसको बाद में संशोधित भी किया गया कि ऐसी बात नहीं थी, लेकिन चुनाव के बाद इसमें संशोधन हुआ। इसका फायदा ये हुआ कि जो प्रभारी थे अमित शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जाट नेताओं को ये लगा कि नरेंद्र मोदी में कमी है, अमित शाह तो बहुत अच्छे, और तमाम जाट नेता उनके साथ जुड़ गए। और परिणाम जो आया वो लोगों को आश्चर्य में डालने वाला था। भारतीय जनता पार्टी को वहां बहुत सीटें प्राप्त हुई।
तो कई बार ये भी होता है कि जो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, अगर सरकार के भीतर का ही कोई व्यक्ति विरोध कर रहा है तो उसमें विपक्ष को वो मौका नहीं मिलता है जिस मौके की तलाश उसको रहती है। सचिन पायलट जो विरोध कर रहे हैं, ऑब्वियस है कि सरकार है तो वहां पे अशोक गहलोत का विरोध भी होगा, एंटी इनकम्बेंसी भी होगी, लेकिन मीडिया का फोकस सचिन पायलट की तरफ होता है। तो ऐसे में वो मुद्दे जो जमीन पर जो असफलताएं होंगी कांग्रेस पार्टी की, हम यहां बैठ करके नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ऑब्वियस है सरकार चल रही है तो कुछ नीतियां ऐसी होंगी, कहीं कुछ क्रियान्वयन ऐसा होगा जिसमें कुछ खामियां होंगी। तो वे खामियां बजाय भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के वो सचिन पायलट के जरिए निकल करके आ रही हैं, और मौका मीडिया में यही है कि इन दोनों के बीच झगड़ा चल रहा है, तो एंटी इनकम्बेंसी को उतना मुखर होने का मौका नहीं मिल रहा है, और इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को हो सकता है अगर दोनों के बीच सुलह हो जाए। सचिन पायलट नौजवान है और खास करके वो गुर्जर में जो उनकी अपनी जाति है उसमें बहुत लोकप्रिय हैं, नौजवानों में भी बहुत लोकप्रिय हैं। लेकिन अशोक गहलोत सामाजिक न्याय की राजनीति के लिए आम जनमानस में, गरीबों में, वंचितों में और खास करके पिछड़े समाज में, बेहद अति पिछड़ा समाज में बेहद लोकप्रिय हैं, और उनकी जो योजनाएं हैं वो योजनाएं जमीन तक पहुंचने वाली हैं, जिससे कांग्रेस पार्टी को आने वाले चुनाव में सीधा लाभ मिल सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि दोनों के बीच एकता हो। तो जो आपका सवाल था कि क्या इसका फायदा सत्ताधारी दल को ही हो सकता है, मैं समझता हूं कि बहुत हद तक ये फायदा मिल सकता है, लेकिन ये तभी हो सकता है कि जब दोनों आगे चल करके एकजुट होकर के लड़ाई लड़ें बीजेपी के खिलाफ, और बीजेपी वहां कमजोर विकेट पर है। हम सब जानते हैं, जो बाहर राजस्थान से बाहर हैं वो भी जानते हैं कि वसुंधरा राजे के बिना भारतीय जनता पार्टी की वहां कोई हैसियत नहीं है। वो अगर अकेले चुनाव जिता नहीं सकती तो वो कम से कम बीजेपी को हरा तो सकती हैं, ये तो ऑब्वियस है। और ये भी हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का अपना अहंकार कितना बड़ा है, वो किसी भी ऐसे छत्रप को स्वीकार नहीं करते। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान क्यों मुख्यमंत्री हैं, ये भी हम लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने आप को बहुत कमजोर कर लिया, इसलिए वो बने हुए हैं। अगर उन्होंने जरा भी अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट किया होता, या उन्हें ऐसा लगता कि कहीं आगे चल करके वो उनके सामने खड़े हो सकते हैं, तो शिवराज सिंह चौहान की भी कुर्सी बहुत पहले जा चुकी होती। आप एक भी हमको यूपी में योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई ऐसा मुख्यमंत्री बता दीजिए बीजेपी का जो नरेंद्र मोदी के सामने पासंग भर हो। वसुंधरा राजे को वो इसलिए नहीं पसंद करते हैं क्योंकि वो एक बड़ी लीडर है उस प्रदेश की, तो वो तमाम ऐसे छत्रपों को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। लेकिन वसुंधरा राजे ने शुरू से ही उनके हुक्म को नहीं सुना है, और वो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित होंगी। या तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनको राजस्थान में एक लीडर के रूप में स्वीकार कर लें, तभी भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूती के साथ कांग्रेस के सामने लड़ सकती है। अदरवाइज कांग्रेस पार्टी, जितना मैं यहां से बैठ करके देख रहा हूं, अभी वो प्लस है। अभी उसको आप ये नहीं कह सकते कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी है जिसके चलते कांग्रेस पार्टी सीधे ही कमजोर विकेट पर है, मुझे नहीं लगता। हाँ, ये जरूर है कि अगर सचिन पायलट के साथ ये जो झगड़ा है ये अगर जारी रहता है और बीजेपी एकजुट होती है तो कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से मुश्किलें हो सकती। अंतिम टिप्पणी बहुत संक्षेप में, राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो बात हम लोग कर रहे हैं, यदि परिस्थितियां वैसी होती हैं जैसी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे और जो अभी हम लोग को दिख रही हैं, तो उसका कितना असर लोकसभा चुनाव 2024 पर पड़ता हुआ दिखेगा? रविकांत सर, अंतिम टिप्पणी इसी पे। देखिए, मुझे लगता है कि पहला सेमीफाइनल तो कांग्रेस पार्टी जीत चुकी है। अब जो अगला सेमीफाइनल और दूसरा सेमीफाइनल है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, और इसमें से 2 प्रदेशों में तो कांग्रेस पार्टी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। राजस्थान थोड़ा सा मुश्किल में है। अगर कांग्रेस पार्टी इन तीनों में बीजेपी से अच्छा अगर परफॉर्म करती है तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए तो मुश्किलें होंगी ही, विपक्ष भी मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप में 2024 के चुनाव में सीधे मैदान में खड़ा होगा।
और फिर ये भी सवाल नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी के सामने कौन। अभी जो हालात हैं कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और खास करके कर्नाटक चुनाव के बाद तो बहुत नीचे गई है। अब उसको बचाने के लिए कभी पापुआ न्यू गिनी से कुछ वीडियो भेजे जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बड़ा इवेंट होता है और फिर 28 मई को तो पूरा धर्माधिकारी के रूप में ही उनको पेश किया जा रहा है उस गोदी मीडिया के जरिए। ये इवेंट मैनेजमेंट क्या नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल के बाद उनकी छवि को बचा पाएगा? ये जो बट्टा लगा है, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता घट रही है और इसके बरक्स राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ रही है। लेकिन मैं इसमें अगर तुलनात्मक रूप से देखूं तो नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता आज भी सवर्णों में बरकरार है, लेकिन राहुल गांधी की लोकप्रियता जहां बढ़ रही है वो दलित, आदिवासी और ओबीसी समाज है। और यही वो सामाजिक न्याय की राजनीति का पूरा स्लॉग है कि जहां से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी का सीधा ही नुकसान होगा, क्योंकि उसने दलितों में भी थोड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई थी, आदिवासी उसके साथ आया था, ओबीसी का एक बड़ा चंक उसके पास गया था, इसीलिए वो इतनी बड़ी सीटें उन्होंने जीती। अब मुझे लगता है कि ये चीजें उलट रही हैं, तो ऐसे में विपक्ष बेहद मजबूत होगा आने वाले दिनों में। और अगर दूसरा सेमीफाइनल भी कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो कांग्रेस की लीडरशिप में विपक्ष बड़ी मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी और उनके पूरे छद्म और उनके पूरे प्रशासनिक अमले के सामने लड़ेगा। केवल नरेंद्र मोदी के सामने या बीजेपी के सामने नहीं होगा, बल्कि हम लोग जानते हैं प्रशासनिक मशीनरी का कैसे इस्तेमाल होता है, उसके सामने बहुत मजबूती के साथ विपक्ष लड़ते हुए दिखाई पड़ेगा।